जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात हैं। इनका राष्ट्रपति कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गैर राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं। विज्ञान की दुनिया में चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण ही राष्ट्रपति भवन के द्वार इनके लिए स्वतः खुल गए। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, उसके लिए सब सहज हो जाता है और कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अब्दुल कलाम इस उद्धरण का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। इन्होंने विवाह नहीं किया है। इनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के नायक की कहानी से कम नहीं है। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व इतना उन्नत है कि वह सभी धर्मीय, जाति एवं संप्रदायों के व्यक्ति नजर आते हैं। यह एक ऐसे स्वीकार्य भारतीय हैं जो सभी के लिए एक महान आदर्श बन चुके हैं। विज्ञान की दुनिया से देश का प्रथम नागरिक बनना कपोल कल्पना मात्र नहीं है, क्योंकि यह एक जीवित प्रणेता की सत्य कथा है। अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ। द्वीप जैसा छोटा सा शहर प्राकृतिक छटा से भरपूर था। शायद इसीलिए अब्दुल कलाम जी का प्रकृति से बहुत जुड़ाव रहा है। रामेश्वरम का प्राकृतिक सौंदर्य समुद्र की निकटता के कारण सदैव बहुत दर्शनीय रहा है। इनके पिता जैनुल्लाब्दीन न तो ज्यादा पढ़े लिखे थे, न ही पैसे वाले थे। वे नाविक थे और नियम के बहुत पक्के थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। इनके संबंध रामेश्वरम के हिंदू नेताओं तथा अध्यापकों के साथ काफी स्नेहपूर्ण थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। इनका कहना था कि वह घर में 3 झूले, जिसमें बच्चों को रखा और सुलाया जाता है, देखने के अभ्यस्त थे। इनकी दादी माँ एवं माँ द्वारा ही पूरे परिवार की परवरिश की जाती थी। घर के वातावरण में प्रसन्नता और वेदना दोनों का वास था। इनके घर में कितने लोग थे और इनकी माँ बहुत लोगों का खाना बनाती थीं, क्योंकि घर में 3 भरे पूरे परिवारों के साथ साथ बाहर के लोग भी हमारे साथ खाना खाते थे। इनके घर में खुशियां भी थीं तो मुश्किलें भी थीं। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। अब्दुल कलाम के पिता चारों वक्त की नमाज पढ़ते थे और जीवन में एक सच्चे इंसान थे। अब्दुल कलाम के जीवन की एक घटना है कि यह भाई बहनों के साथ खाना खा रहे थे। इनके यहाँ चावल खूब होता था, इसीलिए खाने में वही दिया जाता था। रोटियां कम मिलती थीं। जब इनकी मां ने इनको रोटियां ज्यादा दे दी तो इनके भाई ने एक बड़े सच का खुलासा किया। इनके भाई ने अलग ले जाकर इनसे कहा कि मां के लिए एक भी रोटी नहीं बची और तुम्हें उन्होंने ज्यादा रोटियां दे दी। वह बहुत कठिन समय था और उनके भाई चाहते थे कि अब्दुल कलाम जिम्मेदारी का व्यवहार करें। तब यह अपने जज्बातों पर काबू नहीं पा सके और दौड़कर मां के गले से जा लगे। उन दिनों कलाम कक्षा 5 के विद्यार्थी थे। इन्हें परिवार में सबसे अधिक स्नेह प्राप्त हुआ, क्योंकि यह परिवार में सबसे छोटे थे। तब घरों में विद्युत नहीं थी और केरोसिन तेल के दीपक जला करते थे, जिनका समय रात्रि 7 से 9 तक नियत था। लेकिन यह अपनी माता के अतिरिक्त स्नेह के कारण पढ़ाई करने हेतु रात के 11 बजे तक दीपक का उपयोग करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन में इनकी माता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इनकी माता वह प्रेम, दया और स्नेह की प्रतिमूर्ति थीं। उनका स्वभाव बेहद शालीन था। इनकी माता 5 समय की नमाज अदा करती थीं। जब इन्हें नमाज करते हुए अब्दुल कलाम देखते थे तो इन्हें रूहानी सुकून और प्रेरणा प्राप्त होती थी। जिस घर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ वह आज भी रामेश्वरम में मस्जिद मार्ग पर स्थित है। इसके साथ ही इनके भाई की कलाकृतियों की दुकान भी संलग्न है। यहां पर्यटक इसी कारण खिंचे चले आते हैं। 33 वर्ष की उम्र में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जल की भयानक विनाश लीला देखी और जल की शक्ति का वास्तविक अनुमान लगाया। चक्रवाती तूफान में पायबंद पुल और यात्रियों से भरी एक रेलगाड़ी के साथ साथ अब्दुल कलाम का पुश्तैनी गांव धनुषकोडी भी बह गया था। जब यह मात्र 19 वर्ष के थे
तब द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका को भी महसूस किया। युद्ध का दवानल रामेश्वरम के द्वार तक पहुंचा था। इन परिस्थितियों में भोजन सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया था। अब्दुल कलाम जब 8-9 साल के थे, तब से सुबह 4 बजे उठते थे और स्नान करने के बाद गणित के अध्यापक स्वामियर के पास गणित पढ़ने चले जाते थे। स्वामियर की यह विशेषता थी कि जो विद्यार्थी स्नान करके नहीं आता था, वह उसे नहीं पढ़ाते थे। स्वामियर एक अनोखे अध्यापक थे और 5 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष निःशुल्क ट्यूशन पढ़ाते थे। इनकी माता इन्हें उठाकर स्नान कराती थीं और नाश्ता करवाकर ट्यूशन पढ़ने भेज देती थीं। अब्दुल कलाम ट्यूशन पढ़कर 5:30 बजे वापस आते थे। उसके बाद अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते थे। फिर कुरान शरीफ का अध्ययन करने के लिए वह अरेशिक स्कूल मदरसा चले जाते थे। इसके पश्चात अब्दुल कलाम रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एकत्र करते थे। इस प्रकार इन्हें 3 किलोमीटर जाना पड़ता था। उन दिनों धनुषकोडी से मेल ट्रेन गुजरती थी, लेकिन वहां उसका ठहराव नहीं होता था। चलती ट्रेन से ही अखबार के बंडल रेलवे स्टेशन पर फेंक दिए जाते थे। अब्दुल कलाम अखबार लेने के बाद रामेश्वरम शहर की सड़कों पर दौड़ दौड़कर सबसे पहले उसका वितरण करते थे। अब्दुल कलाम अपने भाइयों में छोटे थे, दूसरे घर के लिए थोड़ी कमाई भी कर लेता थे, इसलिए इनकी मां का प्यार इन पर कुछ ज्यादा ही था। अब्दुल कलाम अखबार वितरण का कार्य करके प्रतिदिन प्रातः 8 बजे घर लौट आते थे। इनकी माता अन्य बच्चों की तुलना में इन्हें अच्छा नाश्ता देती थीं, क्योंकि यह पढ़ाई और धनार्जन दोनों कार्य कर रहे थे। शाम को स्कूल से लौटने के बाद ये पुण्य रामेश्वरम जाते थे ताकि ग्राहकों से बकाया पैसा प्राप्त कर सकें। इस प्रकार वह एक किशोर के रूप में भाग दौड़ करते हुए पढ़ाई और धनार्जन कर रहे थे। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया। डीआरडीओ में कलाम को उनके काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। कलाम पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च के सदस्य भी थे। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का अवसर मिला। वर्ष 1970 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ। यहां वो भारत के SCN-10 लाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। इसी परियोजना की सफलता के परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में वर्ष 1980 में स्थापित किया गया। इसरो में शामिल होना कलाम के कैरियर का सबसे अहम मोड़ था और जब उन्होंने SCN-10 लाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य आरंभ किया, तब उन्हें लगा जैसे वो वही कार्य कर रहे हैं जिसमें उनका मन लगता है। 1967 से 1964 के दौरान उन्होंने अमेरिका के अंतरिक्ष संगठन नासा की भी यात्रा की। परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना तासे, जिनके देखरेख में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, ने कलाम को वर्ष 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण देखने के लिए भी बुलाया था। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैबिनेट के मंजूरी के बिना ही उन्हें कुछ गुप्त परियोजनाओं पर कार्य करने की अनुमति दी थी। भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रारंभ डॉक्टर कलाम के देखरेख में किया। वह इस परियोजना के मुख्य कार्यकारी थे। इस परियोजना ने देश को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें दी है। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चिदंबरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। वर्ष 1988 में डॉक्टर कलाम ने हृदय चिकित्सक सोमा राजू के साथ मिलकर एक कम कीमत का कोरोनरी स्टेंट का विकास किया। इसे कलाम राजू स्टेंट का नाम दिया गया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के मद्देनजर NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया
और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न ने नवाजा जा चुका था। इससे पहले डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया। अपने कार्यकाल की समाप्ति पर उन्होंने दूसरे कार्यकाल की भी इच्छा जताई। राजनैतिक पार्टियों में एक राय की कमी होने के कारण उन्होंने ये विचार त्याग दिया। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल के समाप्ति के समय एक बार फिर उनका नाम अगले संभावित किए राष्ट्रपति के रूप में चर्चा में था, परंतु आम सहमति नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का विचार त्याग दिया। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे और भारतीय प्रबंधन संस्थान शिल्लोंग शामली, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर जैसे संस्थानों से विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। इसके अलावा वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के फेलो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी थिरुवनंतपुरम के चांसलर, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी रहे। उन्होंने IIIT हैदराबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अन्ना यूनिवर्सिटी में सूचना प्रौद्योगिकी भी पढ़ाया था। कलाम हमेशा से देश के युवाओं और उनके भविष्य को बेहतर बनाने के बारे में बातें करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत भी की, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया है। देश के युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें 2 बार 2003-2004 MTV यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मनोनीत भी किया गया था। वर्ष 2011 में प्रदर्शित हुई हिंदी फिल्म IENM कलाम उनके जीवन से प्रभावित है। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख हैं इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑन अ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। लगभग 40 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया। मृत्यु 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिल्लोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए। अध्यापकों के संबंध में अब्दुल कलाम काफी खुशकिस्मत थे। इन्हें शिक्षण काल में सदैव 2-1 अध्यापक ऐसे प्राप्त हुए जो योग्य थे और उनकी कृपा भी इन पर रही। यह समय 1936 से 1957 के मध्य का था। ऐसे में इन्हें अनुभव हुआ कि वह अपने अध्यापकों द्वारा आगे बढ़ रहे हैं।